क्लास 12th बच्चों, हम लोग अब जो अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग है। देखो, ये जो अपना सिलेबस है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम का एक टॉपिक है। एक लास्ट का जो हमारा यूनिट है छोटा सा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग RDNA टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। RDNA टेक्नोलॉजी से मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बात एक ही है। ये जो यूनिट है ये बड़ा छोटा सा यूनिट है। 5 मार्क्स जो हैं इस यूनिट में रखे गए हैं, तो 5 नंबर का है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और 6-7 लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। काफ़ी बच्चे जो हैं 2-4 दिनों से फ़ोन पे इस यूनिट के बारे में बता रहे थे कि इसको कवर करवाना है, तो ये 5-6 दिनों में हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हो जाएगा। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, नोट्स आप सब साथ में रखेंगे और उससे इसको तैयार करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, इसे हम लोग यहाँ ऐसे समझें कि बायो की एक ब्रांच है जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और आपको ये पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या स्टडी की जाती है कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद the use of living organisms for human welfare. That is called biotechnology. फिर चाहे आप प्लांट्स में से कोई प्रोडक्ट लें, एनिमल्स में से कोई प्रोडक्ट लें, माइक्रोब्स में से कोई प्रोडक्ट लें, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सी चीज आपको मैं बताता हूं कि जब आप दूध में बैक्टीरियल ग्रोथ करवा के दूध से कर्ड तैयार करते हैं तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट जब हम माइक्रोब्स का या प्लांट्स का या एनिमल्स का ऑब्टेन करते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। हनी बीज को कल्चर करके वहां से शहद निकालने की टेक्निक, उस शहद को प्रोसेस करना, ये जो सारी चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी में आती। किसी भी पर्पस के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी के 2 एरा रहे हैं, 2 हिस्से रहे हैं। एक जो कि प्रीवियस हिस्सा था, पुराना टाइम था, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी थी, और एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दोनों में क्या फर्क है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी वो बायोटेक्नोलॉजी थी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज थी, कुदरती तौर पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेचुरल कैपेबिलिटीज जो दी गई हैं, जब उन कैपेबिलिटीज को हम लोग यूज करते थे तो दैट वाज टर्म्ड एज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, यीस्ट अल्कोहल बनाता है। जब भी यीस्ट कहीं ग्रो करता है तो यीस्ट अल्कोहल बनाता है। अभी यीस्ट का अल्कोहल बनाना, फर्मेंटेशन करना, ये तो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यीस्ट अल्कोहल बनाता है, ये उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है। अब अगर हम यीस्ट को ग्रो करवा के अल्कोहल एक्सट्रैक्ट करें तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है। हनी बी हनी बनाती है। अब हम अगर हनी बी को कल्चर करके उससे शहद ऑब्टेन करें तो ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, बिकॉज यहां हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं उन्हें यूज कर रहे हैं। बट मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी अलग है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं पहले हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं, इंप्रूव करते हैं,
उनके जेनेटिक मटेरियल में ऐसे चेंजेस लाते हैं जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो जाते हैं और एक ऐसी चीज, एक ऐसा प्रोडक्ट हमें देना शुरू करते हैं जो कुदरती तौर पे वो पहले नहीं बना सकते थे, और फिर उससे हम वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया का इंसुलिन के साथ कोई लेना देना नहीं। कोई भी बैक्टीरिया, जो नेचुरल बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बनाता। इंसुलिन तो हार्मोन है, एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। एक बैक्टीरिया का इंसुलिन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब हम एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके एक बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर देते हैं और अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से हम उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करके एक ऐसा बैक्टीरिया, मॉडिफाइड बैक्टीरिया तैयार करते हैं जिसमें इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी हो, और फिर उस बैक्टीरिया को हम कल्चर करके उससे इंसुलिन ऑब्टेन करें, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. So in modern biotechnology, we are not only using the natural capabilities of living organism, but we are modifying the living organism by making changes in their genetic material so that their utility for human beings can be increased. ताकि उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए बढ़ जाए. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसे बदलाव करके, उसे मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना देंगे कि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ बना सके, ऐसा प्रोडक्ट बना सके, हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो जाए कि कुदरती तौर पर पहले वो बेनिफिशियल उतना नहीं था. तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी होगी. सो ये आप डिफरेंस समझ चुके हैं कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल करते थे. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके, उन्हें इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं. अभी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इसी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. अब आज मैं आप लोगों को इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का या बायोटेक्नोलॉजी का पूरा जो प्रोसेस है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम इस पूरे प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप जो है वो पढ़ेंगे. तो आप इसको तैयार भी कैसे करेंगे कि जैसे जिस दिन मैं जो लेक्चर दे रहा हूं उस दिन आप उतने ही हिस्से को अपने नोट से प्रिपेयर कर लें, तो ये आपका आसान हो जाएगा. आज हम आपको इस पूरे प्रोसेस का, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा प्लान है वो समझा रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या किया जाता है. ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जाएगा कि वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाए. अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, कोई भी माइक्रोब है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, जिसके जेनेटिक मटेरियल में हम चेंजेस करके उसे मॉडिफाई करके ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट हमको दे, जो हम चाहते हैं वो हमें दे, उसे एक ऐसी काबिलियत देना चाहते हैं जो कुदरती तौर पे उसमें नहीं थी. वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जिसे हम मॉडिफाई करने वाले हैं उसे हम यहाँ होस्ट कहते हैं. तो दिस इज होस्ट. ये मैं आपको कुछ ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बैक्टीरिया है, नेचुरल कोई बैक्टीरिया है. से फॉर एग्जांपल ये अपना कोई बैक्टीरिया है. और ये इस बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, ये इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल या डीएनए. अब मैं चाहता हूं कि ये बैक्टीरिया मुझे इंसुलिन बनाकर दे, बट ये कुदरती तौर पर जो बैक्टीरिया है ये तो मुझे इंसुलिन नहीं बनाकर दे सकता, बिकॉज इसमें इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी है ही. इसके जेनेटिक मटेरियल में इंसुलिन बनाने वाला जीन
है ही नहीं। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसे मैं मॉडिफाई करने की सोच रहा हूँ, जिसके जेनेटिक मटेरियल में मैं चेंजेस करने की सोच रहा हूँ ताकि ये ऐसा बैक्टीरिया बन जाए जो मुझे इंसुलिन देता है, तो इस बैक्टीरिया को हम होस्ट कहते हैं। दिस इज होस्ट। और इसी होस्ट को हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो होस्ट हो गया। नंबर 2, हमने इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई करके इससे क्या हासिल करना है? इंसुलिन हासिल करना है। तो मुझे इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए। अब जीन आप जानते हैं डीएनए का टुकड़ा होता है। तो इंसुलिन बनाने वाला वो जो जीन है, इंसुलिन बनाने वाला वो जो डीएनए है, वो आपको या तो कहीं से हासिल करना है, किसी एनिमल्स के सेल से हासिल करना है, इंसान के सेल को तो, या फिर आपको वो डीएनए का टुकड़ा यानी इंसुलिन बनाने वाला जीन लैब में फिर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना है, वो आपको चाहिए। अब ये मान लीजिए वो इंसुलिन बनाने वाला जीन है या डीएनए का वो टुकड़ा है जो इंसुलिन को कोड करता है। अब ये तुम किसी ऑर्गेनिज्म से हासिल करो, किसी एनिमल से हासिल करो या लैब में खुद बनाओ, ये एक अलग इशू है। डीएनए के इस टुकड़े को, ये जो हमने हासिल किया या बनवाया, जो इंसुलिन बनवा सकता है, इसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इसे हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। इसे हम एलियन डीएनए कहते हैं। तो आप इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या आप इसे पैसेंजर डीएनए कह सकते हो। ये सारे नाम इसी के हैं। We can call it as gene of interest because this is the gene which is going to synthesize that product in which we are interested, जिसे हम बनाना चाहते हैं। फॉरेन डीएनए कहा जा सकता है, एलियन डीएनए कहा जा सकता है, पैसेंजर डीएनए कहा जा सकता है। तो जो पैसेंजर डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये आपने हासिल करना है। अब अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म से ये हासिल करते हैं तो जिससे हासिल करेंगे उसे डोनर कहा जाएगा। मान लीजिए आप किसी इंसान के एक सेल को तोड़ के उससे ये हासिल करना चाहते हो, तो इंसान डोनर हो गया। तो डोनर में से आपको ये पैसेंजर डीएनए हासिल करना पड़ेगा या फिर लैब में बनवाना पड़ेगा। अब इस पैसेंजर डीएनए को, जैसे यहाँ इंसुलिन का केस है, जो इंसुलिन बनवा सकता है, डीएनए का ये टुकड़ा, वो जीन जो इंसुलिन बना सकता है, मुझे इस होस्ट के अंदर डालना है ताकि वो होस्ट जो है उसमें इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी आ जाए। बट ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली पैसेंजर डीएनए को होस्ट में डाल के वो वहां काम करेगा नहीं करेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास एक वेक्टर नाम की चीज होती है। हमारे पास एक वेक्टर नाम की चीज होती है। अब वेक्टर क्या होता है, आज हम ये पूरा प्रोसेस समझ लें। वेक्टर भी डीएनए का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, दिस इज वेक्टर। आप इसको वेक्टर डीएनए कह सकते हैं। वेक्टर भी डीएनए का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो पैसेंजर डीएनए को अपने साथ होस्ट में ले जाता है और होस्ट में उस पैसेंजर डीएनए को एक्सप्रेस करवाता है। पैसेंजर डीएनए को अपने साथ ले जाकर होस्ट में पहुंचाए और फिर होस्ट के अंदर उस पैसेंजर डीएनए को एक्सप्रेस करवाए, उसे वेक्टर कहते हैं। कॉमनली जो माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पढ़ा है आप लोगों ने, उस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। और भी वेक्टर हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जनरली प्लाज्मिड एक नेचुरल वेक्टर है। तो ये वेक्टर है, ये होस्ट है जिसे मॉडिफाई करना है, ये वेक्टर है, ये पैसेंजर डीएनए होस्ट से हासिल किया। अब करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या पैसेंजर डीएनए आपने होस्ट से हासिल किया है,
इसको सबसे पहले आप वेक्टर डीएनए के साथ मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे। तो जब हम पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ मिलाएंगे ना, पैसेंजर डीएनए को जब वेक्टर डीएनए के साथ मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा, ये हमारा वेक्टर है, जिसमें जोड़ दिया गया, कैसे जोड़ेंगे वो इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हमने जोड़ दिया अपना पैसेंजर डीएनए। वेक्टर में पैसेंजर डीएनए जुड़ गया तो वेक्टर और पैसेंजर डीएनए की कॉम्बिनेशन से जो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हुआ उसे ही आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। सो व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए? Recombinant DNA is a hybrid molecule of DNA produced by combining vector DNA with passenger DNA. जैसे यहाँ पैसेंजर डीएनए क्या है, इंसुलिन बनाने वाला जीन, तो हम लोगों ने पैसेंजर डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ा और इससे रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हुआ। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला काम क्या होता है? अगला काम ये है कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल आपने तैयार किया ना, इसको किसी भी तरह से हमने होस्ट के अंदर घुसा देना है। जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर घुसा दो, जैसे यहाँ ये बैक्टीरिया होस्ट है। अब अगर आप रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में घुसाने में कामयाब हो गए ना, तो आपका जो होस्ट था वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये उसका अपना जो ओरिजिनल डीएनए उसमें था ये है, और क्योंकि अब आपने इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए भी डाल दिया है तो इसमें अपने डीएनए के अलावा ये जो मॉलिक्यूल रहेगा एक्स्ट्रा जो आपने उसमें डाल दिया है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये? रिकम्बिनेंट डीएनए। बना कैसे है वो? वेक्टर और हमारा जो पैसेंजर डीएनए था उसकी कॉम्बिनेशन से। तो क्योंकि अब मैंने होस्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया है तो ये होस्ट अब एक जीएमओ बन गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन गया है। आप इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली, अब ये बैक्टीरिया है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कह सकते हैं, इसे हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार हो गया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है हमारा तैयार हो गया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म जो है हमारा तैयार हो गया। ये वो बैक्टीरिया नहीं है, ये मॉडिफाई कर दिया गया है बिकॉज हमने होस्ट में एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो है रिकम्बिनेंट डीएनए का वो घुसा दिया है। अब ये जो जीएमओ बन गया, ये जो हमने अपने होस्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए डाल के जीएमओ ऑब्टेन कर लिया, इस जीएमओ में अगर आप देखें तो इसमें हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए आ चुका है जो पहले उसमें नहीं था। इस रिकम्बिनेंट डीएनए में वेक्टर के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है जो कि इंसुलिन बनाने वाला जीन है। अब जाहिर सी बात है जब इस बैक्टीरिया को कल्चर किया जाएगा तो क्योंकि इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है और रिकम्बिनेंट डीएनए में हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन भी है, तो जाहिर सी बात है ये बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी आ चुकी होगी और ये इंसुलिन बनाएगा। कुदरती तौर पे इस बैक्टीरिया में इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं थी ना, लेकिन हमने अपने इस प्रोसीजर से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस प्रोसीजर से एक होस्ट को, एक बैक्टीरिया को ऐसा जीएमओ बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि उसमें इंसुलिन बनाने की कैपेबिलिटी आ गई, और अब हम इसको कल्चर करें तो ये हमें इंसुलिन देगा जिसे हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो जिससे पैसेंजर डीएनए हासिल करेंगे वो डोनर है। पैसेंजर डीएनए का वो टुकड़ा है जो वो प्रोडक्ट बना सकता है जो हमें अपने होस्ट से बनवाना है। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसे मॉडिफाई करने की हम सोच रहे हैं। वेक्टर वो चीज है जो पैसेंजर डीएनए को खुद में मिलाकर होस्ट के अंदर उसे ले जाकर एक्सप्रेस करवाएगा, बिकॉज अकेला खुद खाली पैसेंजर डीएनए होस्ट में जाकर जो है वो कामयाबी से एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वेक्टर उसको साथ में चाहिए। तो वेक्टर पैसेंजर डीएनए को मिलाओ, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाओ,
रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डाल दो और जिस रिकम्बिनेंट डीएनए में आपने होस्ट डाल दिया जिस होस्ट में आपने रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया वो होस्ट आपका मॉडिफाई हो गया, जीएमओ बन गया, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बन गया और वो आपको आपका प्रोडक्ट बनाकर दे सकता है जो कुदरती तौर पे उसमें पहले प्रॉपर्टी बनाने की नहीं थी। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब ये खाली बैक्टीरिया के लिए नहीं है, यहां हम एक एनिमल सेल लेके, एनिमल का जाइगोट लेके, होस्ट के तौर पे एनिमल का जाइगोट लेकर उसको मॉडिफाई करके एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना सकते हैं। होस्ट के तौर पे हम कोई प्लांट का जाइगोट लेके उसे मॉडिफाई करके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं। हम किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किसी एनिमल को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किसी प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि होस्ट हमेशा बैक्टीरिया ही हो, ये कोई भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा इस प्रोसेस को समझाने के लिए। प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये डिटेल नहीं है, ये पूरा जिसको हम कहते हैं ना फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर का। इतना ही चैप्टर है, पूरे चैप्टर में क्या करना है वो आपको समझाया। अब इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, कौन कौन से एंजाइम यूज़ होंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने का प्रोसेस क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालने का प्रोसेस क्या है, फिर जो जीएमओ बनेगा उसको कल्चर कैसे करेंगे, वो हम लोगों ने कल से जो है एक एक करके लेना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है मैं आपको देना चाहूँगा। देखो, एक मंकी है, एक बंदर है, और बंदर में चमकने की प्रॉपर्टी यानी बायोल्यूमिनेंस जो है नहीं होती है। जेलीफिश जो है आप सबने पढ़ी है, उसमें बायोल्यूमिनेंस है, वो चमकती है। अब क्या किया गया, जेलीफिश के सेल में से डीएनए का वो टुकड़ा हासिल किया गया, वो जीन हासिल किया गया जिसकी वजह से जेलीफिश में बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी है। तो यहां जेलीफिश कौन हो गई, डोनर। और जेलीफिश के सेल को तोड़कर डीएनए का जो टुकड़ा हासिल किया गया जिससे बायोल्यूमिनेंस कंट्रोल होती है, तो वो डीएनए का टुकड़ा हो गया पैसेंजर डीएनए। अब वेक्टर की मदद से उस पैसेंजर डीएनए को जोड़कर पहले रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को जिसमें बायोल्यूमिनेंस वाला जीन है, उस रिकम्बिनेंट डीएनए को एक मंकी के जाइगोट में डाल दिया गया। अब क्योंकि पूरे मंकी को मॉडिफाई करना है तो उसका जाइगोट ही यहाँ होस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप जाइगोट में मॉडिफिकेशन करोगे, बॉडी का पहला सेल है वो, तो पूरी बॉडी में मॉडिफिकेशन हो जाएगी। जब जाइगोट को, मंकी के जाइगोट में वो रिकम्बिनेंट डीएनए डाला गया ना, फिर उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनाकर उससे फिर जैसे आपने पढ़ा है एआरटी में, एक मंकी तैयार किया गया। सो मंकी था लेकिन जेलीफिश की तरह उसमें बायोल्यूमिनेंस थी। अब कुदरती तौर पे कोई बंदर जो है वो चमकता नहीं, उसमें बायोल्यूमिनेंस नहीं होती, लेकिन ये जो मंकी था जिसे हमने ऐसे जाइगोट से हासिल किया, जिस जाइगोट में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया था और उस रिकम्बिनेंट डीएनए में जेलीफिश से हासिल किया गया जीन था चमकने वाला, बायोल्यूमिनेंस वाला, तो एक ऐसा मंकी तैयार हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड मंकी तैयार हुआ, ट्रांसजेनिक मंकी तैयार हुआ जिसमें जेलीफिश की तरह बायोल्यूमिनेंस थी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। यहाँ होस्ट कौन था, जेलीफिश। यहाँ होस्ट कौन था, मंकी का जाइगोट। पैसेंजर डीएनए कौन था, बायोल्यूमिनेंस वाला जीन। होस्ट कौन था, जेलीफिश। वेक्टर भी यूज किया गया, और फिर वो जो चमकने वाला बंदर बना जिसका नाम एनडी रखा गया, वो हमारा जीएमओ बन गया, एनडी, ANDI। उस मंकी का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मंकी का नाम एनडी रखा गया। एनडी का मतलब, यहां इसको उल्टा पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेटेड डीएनए। हमने इनकॉर्पोरेट किया ना उसमें, जेलीफिश का डीएनए इनकॉर्पोरेटेड डीएनए। तो ये जो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पलें दी, इनसे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है वो एम क्या है। यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरह से उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाके उन्हें मॉडिफाई करते हैं। कल अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ाएंगे।